करंट अफेयर की अपनी सीरीज में आज मैं आप लोगों से कुछ इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करूंगा। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिनमें पॉलिटी के ऊपर खास फोकस रखा जाता है, जैसे कि यूपीएसआई या सिविल सर्विसेज के कोई भी एग्जाम। पॉलिटी के इस सेक्शन में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत के संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं, लेकिन ये संशोधन कितनी बार हो चुके हैं, इनका टोटल नंबर क्या है और क्या इन्हें आपको याद रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी अगर मैं आज तक के डेटा की बात करूं तो भारत के संविधान में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो क्या ये सभी 104 संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं, आपके लिए लेटेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, आना चाहिए एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, अपडेटेड चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स के फॉर्म में हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर के और 104 तक पूरा डिस्कस करूंगा। तो 100 से लेके 104 जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है यहाँ तक मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमें जो डिस्कस करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में जब हुआ तो ये 122nd 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आप लोग जानते हैं कि कानून बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर किसी भी बिल को संसद के दोनों सदनों में पास होना चाहिए और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होने चाहिए। तो जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिग्नेचर करेंगे किसी भी बिल के ऊपर तो वो कानून बन जाएगा। अब ये जो बिल है इसको हिंदी में कहते हैं विधेयक और जो कानून है उसको हिंदी में कहते हैं विधि। विधि और विधेयक दोनों में अंतर क्या है? किसी भी ड्राफ्ट को, किसी भी पीस ऑफ पेपर को विधेयक तब तक कहा जाएगा जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए वो विधि बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। इसी तरीके से अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बिल और हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इस तरफ बोलते हैं उसको हम लोग एक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड द एक्ट? तो बिल हम लोग किसी भी ड्राफ्ट को केवल तब तक कहेंगे जब तक वो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउस में वो पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के पास में सिग्नेचर के लिए चला जाएगा तो आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट विल बिकम एन एक्ट। तो ये डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये अंतर याद रखना चाहिए कि बिल या विधेयक किसे कहते हैं और एक्ट या कानून किसे कहते हैं और दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। तो दोनों में मूलभूत अंतर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जरा ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो जरा एक विचार करिए कि जितने भी बिल पार्लियामेंट में लाए जाते होंगे संसद की सुनवाई के लिए या संसद की स्वीकृति के लिए, तो क्या सारे के सारे कानून बन जाते होंगे? अर्थात क्या सारे के सारों को भारत के राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते होंगे या सारे के सारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास हो जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो बिल ले आना एक अलग बात है, बिल को पास करवा के प्रेसिडेंट से साइन करवा लेना ये अलग बात है। तो इसीलिए जब आप अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको दो ऑर्डर पढ़ने होते हैं। पहला ऑर्डर आपको पढ़ना होता है बिल नंबर, बिकॉज एवरी बिल कैन नॉट बिकम द लॉ। तो पहला टेबल आपको पढ़ना होता है बिल नंबर। अब अगर वो बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल गई, तब वो बनेगा कानून और होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एवरी बिल कैन नॉट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी सिग्नेचर बाय द प्रेसिडेंट।
इसलिए बिल की एक अलग वैल्यू है और अमेंडमेंट नंबर की एक अलग वैल्यू है। तो यहां पर बिल नंबर 122 की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। संविधान संशोधन विधेयक संख्या 122 ये पार्लियामेंट में लाया गया, पास हुआ, भारत के राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दी और इसकी मंजूरी के बाद संविधान में 101वां संशोधन किया गया। और 101वें संशोधन के बाद जो नई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में निकल के आई वो थी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये जो कानून है ये 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में एक समान रूप से लागू कर दिया गया था। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल कहां पर जोड़ा गया, क्योंकि जब भी संविधान संशोधन होगा तो कोई ना कोई नया अनुच्छेद तो उसमें जोड़ा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल उसमें जोड़ा गया तो 279 सब क्लॉज है। 280 में फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन के ठीक पहले जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई और आर्टिकल नंबर था 279 सब क्लॉज ए, बिल नंबर 122 और अमेंडमेंट नंबर 101। तो इस तरीके से 101वां संविधान संशोधन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसका संबंध किससे है, जीएसटी से है। अब बारी आती है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 102वें संविधान संशोधन की। तो जब हम लोग 102वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसका बिल भी हमको देखना पड़ेगा कौन सा था। तो इसका बिल नंबर था 123, 123वां संविधान संशोधन विधेयक। 123वां संविधान संशोधन विधेयक भी पास हुआ और इसके पास होने के बाद 102वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी कमीशन को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, किस दिन ये कानून लागू हुआ, तो 11 अगस्त 2018, 11 अगस्त 2018 को ओबीसी कमीशन जो था वो अस्तित्व में आ गया। तो अब अगर यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओबीसी कमीशन का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो आंसर विल बी 102। और अगर आपसे बिल नंबर पूछ लिया जाए तो 123, 123। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये ओबीसी कमीशन है क्या। तो अभी मैं आपको पॉलिटी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता कि ओबीसी कमीशन क्या है, लेकिन संक्षेप में बस आप इतना याद रखिए कि जब हमारे देश का संविधान बना, जब हम आज़ाद हुए और संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश में केवल 2 जातियां थीं। पहली जाति थी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी के नाम से जानते हैं, और दूसरी जाति थी एससी एसटी कैटेगरी। तो एससी एसटी का ध्यान रखने के लिए, देखरेख करने के लिए, उनकी हालत की चिंता करने के लिए संविधान में एक कमीशन था जिसको एससी एसटी कमीशन कहते हैं, या स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। लेकिन जब ओबीसी नाम की कोई जाति ही हमारे देश में नहीं थी तो ओबीसी कमीशन भी नहीं था। जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया और 1993 में जब ओबीसी नाम की एक नई जाति का उदय हुआ, तब हमारे देश में पहली बार ओबीसी कमीशन की वकालत करी गई। एससी एसटी की हालत की चिंता करने के लिए जिस तरीके से हमारे देश में एससी एसटी कमीशन था, उसी तरीके से ओबीसी कमीशन भी होना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया गया। हालांकि लंबे समय बाद सरकार ने इस पर सुनवाई करी और वर्ष 2018 में ओबीसी कमीशन भी अस्तित्व में आ गया। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से 102वां संविधान संशोधन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 103वां संविधान संशोधन कहां किया गया, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया, उसके लिए जो बिल आया वो था 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 124वां संविधान संशोधन विधेयक। ये भी संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ और इसके पास होने के बाद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हमारे देश में उदय हुआ। व्हाट इज ईडब्ल्यूएस? तो ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग।
अब आप कहेंगे कि हमारे देश में ईडब्ल्यूएस की जरूरत क्यों पड़ गई। तो अगेन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको संक्षेप में समझिए कि भारत के संविधान में पार्ट नंबर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर एक आर्टिकल है 15 जो धर्म के आधार पर समानता की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर रिलीजन की बात करता है। लेकिन 15 में 2 अमेंडमेंट किए गए, एक था 15 सब क्लॉज 3 और दूसरा था 15 सब क्लॉज 4। 15 सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 में पिछड़ेपन की परिभाषा बताई गई और पिछड़ेपन के आधार पर महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिए गए और हमारे देश में जो SC ST और जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए गए। तो प्रश्न ये उठता था कि हमारे देश में पिछड़ेपन की परिभाषा क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 एंड 4 हमारे देश में जो पिछड़ेपन की परिभाषा तय की गई उसके अनुसार यदि आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तब आपको पिछड़ा नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि आप सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या आप शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो आपको पिछड़ा माना जाएगा। तो पिछड़ापन, बैकवर्डनेस क्या है? तो देयर आर 2 पैरामीटर्स ऑफ द बैकवर्डनेस। फर्स्ट पैरामीटर इज इफ यू आर एजुकेशनली बैकवर्ड, सेकंड पैरामीटर इज इफ यू आर सोशली बैकवर्ड। सामाजिक रूप से पिछड़ापन और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन हमारे देश में पिछड़ेपन का आधार था, लेकिन यदि आप सवर्ण जाति के हैं लेकिन गरीब हैं, सब्जी बेचते हैं या रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं तो आपको पिछड़ा नहीं माना जाता था। लंबे समय से इस बात को लेकर के बहस चल रही थी कि क्या हमारे देश में पिछड़ेपन की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। तो फाइनली 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट नंबर 103 हमारे देश में पिछड़ेपन की परिभाषा को बदल दिया गया और अनुच्छेद 15 में एक नया संशोधन किया गया जिसको 15 सब क्लॉज 6 कहा गया और 15 सब क्लॉज 6 में यह व्यवस्था करी गई कि अब उसे भी पिछड़ा माना जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार विशेष प्रावधान बनाएगी और यहां से जिस नई कैटेगरी का जन्म हुआ उसको कहा गया EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से एक नया आर्टिकल और जोड़ा गया और ये आर्टिकल जोड़ा गया 16 में। अनुच्छेद 16 अगर आप पढ़ें मूल अधिकारों में तो अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार की बात करता है, इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक सेवाओं में समानता के अधिकार की बात करता है। लेकिन जब आप 16(3) और 16(4) को पढ़ते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान है। तो अगर हमारे देश में पिछड़ेपन का आधार केवल सामाजिक और शैक्षिक था तो निश्चित तौर पर जो रिजर्वेशन होगा वो भी उसी आधार पर होगा। तो अब EWS अगर नई जाति आ गई तो फिर उनको रिजर्वेशन भी तो देना पड़ेगा, इसलिए एक अमेंडमेंट 16 में भी किया गया और 16 सब क्लॉज 6 को यहाँ पर जोड़ा गया। सब क्लॉज 6 कहता है 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इस तरीके से 103वां संविधान संशोधन जो है वो 2 नए आर्टिकल्स लेकर के आता है। ध्यान रखिएगा 15(6) और 16(6). 15(6) में पिछड़ेपन की परिभाषा को रीडिफाइन किया गया और 16(6) में इस रीडेफिनेशन वाली कैटेगरी यानी कि EWS को 10% आरक्षण दिया गया। कहाँ दिया गया? लोक सेवाओं में दिया गया। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता दिया जिसका संबंध EWS से है और बिल नंबर है 124। अब बारी आती है 104वें संविधान संशोधन की। तो ये जो 104वां संविधान संशोधन था इसके लिए 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और इस विधेयक को संसद ने अपनी स्वीकृति दी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी इसको अपनी स्वीकृति दी और 104वां संविधान संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है और इस अमेंडमेंट के माध्यम से पार्ट नंबर 16 में अमेंडमेंट किया गया।
और पार्ट नंबर 16 को अगर आप उठा करके पढ़ें, भारत के संविधान में जो भाग 16 है अगर आप उसको उठा के पढ़ें, तो वहां पे 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 330, 31, 32, 33 और 34 भी इंपॉर्टेंट है। तो 330 नंबर आर्टिकल से लेके 335 नंबर तक का जो आर्टिकल है पार्ट नंबर 16 में, ये हमको 2 बातें बताता है। पहली बात ये हमको बताता है कि हमारे देश की संसद में और सभी राज्य विधानसभाओं में SC STs का जो रिजर्वेशन है वो 70 सालों के लिए है। तो 104वें संविधान संशोधन में SC STs का जो रिजर्वेशन है उसको 70 सालों से बढ़ा करके 80 साल कर दिया गया। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब हमारी चाहे पार्लियामेंट हो और चाहे राज्य विधानसभाएं हो, वेदर इट इज स्टेट लेजिस्लेचर और द यूनियन लेजिस्लेचर, द रिजर्वेशन ऑफ द SC and ST इज एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर्स। 80 साल कर दिया गया इसको, जो कि ये पहले 70 साल हुआ करता था। और दूसरा यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया वो ये किया गया कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 333 एंड 334 जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की सीटें रिजर्व हुआ करती थी और सभी राज्य विधानसभाओं में जो 1 एंग्लो इंडियन की सीट रिजर्व हुआ करती थी, उनके रिजर्वेशन को 70 साल से बढ़ा करके 80 साल नहीं किया गया। 70 साल पे स्टॉप कर दिया गया और ये 70 साल इनके कहां पर पूरे होते हैं? वर्ष 2020 में पूरे होते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि वर्ष 2030 तक संसद में एवं सभी राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण तो बना रहेगा, लेकिन एंग्लो इंडियंस अब पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। एंग्लो इंडियंस अब किसी भी राज्य विधानसभा में नहीं बैठेंगे और इनको बैठना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा से हमारे देश की संसद के इलेक्टेड हाउस में बैठे हुए एंग्लो इंडियंस का विरोध करता आ रहा हूं और अब इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि इनकी सीट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि एंग्लो इंडियंस को लेकर के ये डिस्प्यूट क्यों है, इसके लिए फिर एक अलग तरीके से हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी, जो मैं फिर कभी करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूं। तो 104वां संविधान संशोधन, ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी और 25 जनवरी वर्ष 2020 को इसे लागू कर दिया गया था। तो लगभग 1 साल हो चुके हैं आखिरी संविधान संशोधन किए हुए और अभी इसके बाद कोई नया संविधान संशोधन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 101, 102, 103, 104 ये 4 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये सबसे लेटेस्ट हैं, 100 के बाद वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 101 का संबंध किससे है? GST से है, बिल नंबर 122। 102 का संबंध किससे है? OBC कमीशन से है, बिल नंबर 123। 103 का संबंध किससे है? EWS से है, बिल नंबर 124। और 104 का संबंध किससे है? SC ST की सीट को एक्सटेंड कर देने से और एंग्लो इंडियंस की सीट को सस्पेंड कर देने से, बिल नंबर 126। तो इस तरीके से ये इंडियन पॉलिटी के अंदर जो करंट अफेयर्स हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आने वाली परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।